नमस्कार जन टीम में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर वर्तमान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार एसीबी को टूल बना करके उनके नेता और कार्यकर्ताओं को तंग किया जा रहा है। जयपुर में भी यही पोजीशन है और जोधपुर के अंदर भी यही स्थिति है। काम करने वालों को सलाखों के पीछे धकेला जा रहा है। उन्होंने कहा है कि दुर्भावना से काम कर रही है सरकार। ऐसा राजस्थान में पहले कभी नहीं रहा। ये प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, लेकिन प्रतिशोध को राजनीति में जगह नहीं है। सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन ये परंपरा अगर बनाई तो बहुत मुश्किल होगा। चले हम आपको सुनाते हैं अशोक गहलोत जोधपुर में जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उसके बाद में वो क्या कह रहे हैं, और फिर लौटेंगे हमारे पैनल में। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक ओम सैनी साहब हैं, भाजपा नेता पंकज जोशी साहब हमारे साथ में हैं, कांग्रेस नेता आरसी चौधरी साहब हमारे साथ में हैं। एक बार सुनिए अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं। जोधपुर में जगह जगह टारगेट बनाओ तो आपकी सोच जो है वो पॉजिटिव होती, आप अच्छे काम कर सकते थे। आप रिफाइनरी के प्रोजेक्ट को बंद नहीं करते उस वक्त में। आप मेट्रो का काम कह रहे थे, हम थाईलैंड के लोग आ रहे हैं, सिंगापुर के लोग आ रहे हैं, अब वो सब नाम लेना बंद कर दिया आपने जो ब्रॉडगेज का काम शुरू हो गया था, जमीन एक्वायर होनी शुरू हो गई। बांसवाड़ा डूंगरपुर जो हमारा सबसे पिछड़ा इलाका है, ब्रॉडगेज वो बंद कर दी गई। इनके खुद के इलाके में हमने परवन नदी पे बांध बनाने का बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लिया था। वो 4 साल खाली घोषणा ही हो रही है। एक कोच फैक्ट्री आनी थी भीलवाड़ा के अंदर, उसका नाम का चर्चा ही नहीं है। आपने कर्म ऐसे किए हैं, जब से गवर्नमेंट बनी है तब से आपको बड़ा दिल रखना चाहिए था। बदले की भावना के काम नहीं करते आप। पुलिस प्रशासन को आप निर्देश नहीं देते कि आप अमुक लोगों को जयपुर में जोधपुर में जगह जगह टारगेट बनाओ तो आपकी सोच जो है वो पॉजिटिव होती, आप अच्छे काम कर सकते थे। आप रिफाइनरी के प्रोजेक्ट को बंद नहीं करते उस वक्त में। आप मेट्रो का काम कह रहे थे, हम थाईलैंड के लोग आ रहे हैं, सिंगापुर के लोग आ रहे हैं, अब वो सब नाम लेना बंद कर दिया आपने जो ब्रॉडगेज का काम शुरू हो गया था, जमीन एक्वायर होनी शुरू हो गई। बांसवाड़ा डूंगरपुर जो हमारा सबसे पिछड़ा इलाका है, ब्रॉडगेज वो बंद कर दी गई। इतिहास में 40 साल 50 साल 60 साल में मेरे ख्याल से कोई भी आज तक एंटीसिपेटरी बेल के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट नहीं गया होगा। तो ये कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल है राजेंद्र सोलंकी, या जो आपके अधिकारी हैं इतने बड़े माफिया के लोग हैं, क्रिमिनल है, भाग जाते देश छोड़ करके, ऐसा भी करने की नौबत कैसे आ गई। ये साफ जाहिर होता है कि मुख्यमंत्री जी के निर्देश जो हैं एसीबी को, एसीबी निष्पक्षता से काम नहीं करी राजस्थान के अंदर, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। रिफाइनरी में जो उनको बोलना था, सफाई देनी थी, वो उनके शब्द निकले ही नहीं वहां पर। खाली फॉर्मेलिटी करी नई सड़क पर उन्हें चाहिए था आधा घंटा का भाषण देती वो, क्योंकि हमारे वक्त में ये प्रोविजन किया हमने खुद ने कि 4.5 मिलियन टन तेल निकल रहा हमारे बाड़मेर से, और क्योंकि 9 मिलियन टन की रिफाइनरी है, ये बड़ी उन्होंने बनाई थी, रोजगार ज्यादा मिले, इतने 4.5 मिलियन टन तो भी आपने सुना अशोक गहलोत कह रहे हैं कि रिफाइनरी पे प्रदेश की जनता जवाब नहीं मांग ले, इसको लेकर के वो अब दूसरी तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं। रोड शो को भी उन्होंने बताया कि फ्लॉप रोड शो था, बाहर के वर्कर्स को बुला करके और रोड शो में भीड़ दिखाई गई। चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। ओम जी, सबसे बड़ा आरोप एक बार फिर दोहराया है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कि वर्तमान सरकार टूल बना करके एसीबी को काम में ले रही है। देखिए योगेंद्र जी, एक बात तो है निश्चित रूप से जो मैं देखने मारे कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, इन इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और ये आरोप बिगनिंग से लग रहा है। इनको स्वतंत्र रूप से काम करने देना चाहिए। मेरा ख्याल है कि भैरव सिंह जी के जमाने में और अशोक जी के जमाने में दोनों ने ये कहा था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ब्यूरोक्रेसी है और जो इंस्टीट्यूशंस है, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उन पर किसी तरीके का पॉलिटिकल दबाव नहीं होना चाहिए। लेकिन दबाव तो होता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। और ये जो अभी हो रहा है उसमें तो ये देखिए, मैं देख रहा हूं कि वर्तमान सरकार जो राजस्थान में है और जो पिछली सरकार, इनमें बड़ा शत्रुतापूर्ण सिलसिला हो गया है। एक दूसरे पे आरोप लगाना और उनको स्थापित करना और जिम्मेवारी डालना, जैसे रिफाइनरी वाली बात है। तो ये अर्थपूर्ण और तथ्यपूर्ण इसलिए लगती है कि रिफाइनरी को जिस तरीके से रोका गया इतने साल तक, उसके रेवेन्यू लॉसेस बहुत बड़े हैं।
उनका हालांकि सफाई वर्तमान सरकार दे रही है, लेकिन बार बार चूंकि कांग्रेस को प्लस पॉइंट नजर आता है, तो जब अशोक गहलोत बोलते हैं तो वो इसी बात को बार बार बोलते हैं कि उस इलाके में कितना डेवलपमेंट हो सकता था, राजस्थान को कितना रेवेन्यू हासिल हो सकता था, उन सबको रोका गया। जबकि समझौता अनुबंध उन्हीं के साथ में हो रहा था जो सेंट्रल यानी जो कि गवर्नमेंट एजेंसी है, यानी कि पब्लिक सेक्टर की एजेंसी है। तो ऐसी स्थिति में इन सबको रोकने से बड़ा नुकसान हुआ है। तो चूंकि जब आप शत्रुता दिखाते हैं तो एक दूसरे पर इसी तरीके के लांछन लगाते हैं। तो अभी उनको मौका मिला तो बोल रहे हैं, अब जब इस सरकार को कुछ मौका मिलेगा तो ये बोलेंगे। तो इस तरह का सिलसिला चल रहा है। ये अच्छा नहीं है राज्य के डेवलपमेंट के लिए और राजनीतिक वातावरण के लिए अच्छा माहौल नहीं है ये। जी आरसी चौधरी साहब, क्यों लगता है कांग्रेस को इस तरह से कि टूल की तरह यूज किया जा रहा है एसीबी को, और दूसरी ओर गहलोत कह रहे हैं कि रिफाइनरी के मामले में सरकार से अगर कोई जवाब नहीं मांग ले इसे के लिहाज से और इसे गुमराह करने के लिए और एसीबी को इस तरह से काम लिया जा रहा है? योगेंद्र जी, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब जन स्वराज यात्रा जो परिवर्तन के लिए जो यात्रा निकाली थी, उस दौरान जनता से बहुत से वादे किए थे उन्होंने, और वादों के साथ में किसी भी नेता की जब सत्ता में आप आसीन होते हैं तो आपका दायित्व बन जाता है कि उन वादों का आप निर्वहन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी उन वादों के किसी भी स्तर पे कहीं पे भी जो है निर्वहन नहीं कर पाए। चुनाव के आप पीरियड्स में निकल चुके हैं, आप चुनाव की उद्घोषणा कर चुके हैं, चुनाव का शंखनाद कर चुके हैं, तो आपको जनता कहीं ना कहीं जवाब मांगेगी, और जवाब मांगेगी तो आप उन मुद्दों को किस तरीके से आप डाइवर्ट कर सकते हैं, जनता का किस प्रकार से ध्यान है वो हटा सकते हैं, उन लोगों को लेके शायद इसी हिसाब से जवाबदेही से बचने के लिए कहीं ना कहीं दूसरी तरीके की जो प्रतिशोधात्मक कार्रवाई है वो कार्रवाई कर रही है। योगेंद्र जी, मैं इसलिए कहना चाहता हूं ये प्रतिशोधात्मक कार्रवाई क्यों लगती है, क्योंकि इस प्रदेश के अंदर आप जैसे जो चौथा स्तंभ है उसने बड़ी सशक्ति से अपना एक भूमिका निर्वहन की, और उस भूमिका के अंदर जो एक बल्ब 85 रुपए का आता है वो बल्ब आम आदमी खरीदता है, वो बल्ब इसका जो सरकारी विभाग है, पीएचडी जो विभाग है, इसके अंदर 1000 रुपए से खरीद होती है। ये इसलिए मैं इसे एक छोटा सा एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आम उपभोक्ता इस बल्ब का यूज करता है, और आम उपभोक्ता उसकी कीमत जानता है। वो बल्ब जब 1000 रुपए में खरीदा जाता है तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी को भ्रष्टाचार नहीं लगता है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी के पीएचडी का जो मंत्री है उस पे ओएसडी पे जब आरोप लगता है, और वो ओएसडी पे जो आरोप लगता है उसकी जांच नहीं होती है, और वो कहीं ना कहीं एक बेदाग छवि के जो नेता है, जो गांधीवादी नेता के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं, एक कांग्रेस के अंदर एक ऐसा स्तंभ जिसके ऊपर कभी जिंदगी में भ्रष्टाचार का कहीं कोई दाग नहीं लग पाया, और ना ही वो अपने इस 8 साल के कार्यकाल में कहीं दाग नहीं ढूंढ पाए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को लगता है कहीं उनके आसपास इर्द गिर्द कहीं पे तो लपटे उठे ताकि मैं उनके व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं नुकसान कर सकूं। इसलिए उन्होंने जोधपुर को टारगेट करके और इस एजेंसी के द्वारा जिस प्रकार से प्रताड़ित करने का जो प्रयास किया जा रहा है, उससे लगता है कि ये जो राजनीति है वो दोषपूर्ण रवैये की तरफ बढ़ रही है, प्रतिशोधात्मक रवैये की तरफ बढ़ रही है और जवाबदेही से हट रही है। ये राजस्थान की राजनीति के लिए शायद अच्छी बात नहीं। जी चलिए, तो आरोप मंडा जा रहा है वर्तमान सरकार पे। पंकज जी, राजस्थान में इस तरह की परंपरा नहीं है, यह अशोक गहलोत कह रहे हैं, और अगर ऐसा है तो बहुत गंभीर बात है। उनका साफ कहना है कि सरकार एसीबी को टूल की तरह काम ले रही है, लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। योगेंद्र जी, बड़ी हास्यास्पद बात है कि जिनके खुद के प्रवक्ता और लोग जो हैं आज इस चीज को कह रहे हैं कि जिस इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज को आप जो है मुख्यमंत्री होने के बाद आप एक तरफ तो जो है सरकारी जो अफसर हैं उनको एक तरफ तो धमकाते हैं आप कि सरकार हमारी भी आएगी और हम इसको देख लेंगे, उसके बाद आप देखिए कि जब कोई जांच होती है, जब कोर्ट उसकी बेल रिजेक्ट करती है, एक अपराधी जिसको माना जाता है और अपराधी से मिलने आप चले जाते हैं, अपराधी का पक्ष आप ये रखते हैं कि ये जो है इस चीज में जब वो चेयरमैन थे, अपराध किया है, अपराध की जांच यदि हो जाएगी तो कौन सी चीज है, और उसके पहले आप जो है लगातार जो है इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज को जो इंडिपेंडेंट काम करती है उनको धमकाने की बात करते हैं, उनमें कहीं ना कहीं जांच को प्रभावित करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों के जो अफसर हैं उनको लगता है कि सरकार परिवर्तन हुई या कुछ चीज हुई तो कहीं तो ये जांच को परिवर्तन करने का जो है सीधा साधा जो है आरोप है। अभी कह रहे हैं कि इन चीजों की बात कर रहे हैं, जो राजेंद्र सोलंकी जी की बात करें जेडी वाली, मैं कह रहा उससे पहले जो है यूनिवर्सिटी के अंदर क्या हुआ था, जोधपुर यूनिवर्सिटी का जो है खेल जब चला तो उस खेल के अंदर आप देखिए किस तरीके के हालात हुए, सेंटर से लेकर के इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज आपने जो है अपने हिसाब से कर ली, आपके जो नेता थे सारे उन्होंने जो है अपने लोगों को भर्ती कर लिया। मतलब इस देश के अंदर उन युवाओं के ऊपर क्या गुजरी होगी जिन युवाओं के लिए आप बात करते हैं, उन युवाओं के ऊपर। तीसरी बात बताता हूं आपको, जो इलाहाबाद का रिफाइनरी की बात कर रहे हैं, मैं फिर आता हूं आपको,
देश के अंदर जो लगातार कहते आए बिजली के उत्पादन के लिए, लोगों ने साफ साफ देखा जब सूरतगढ़ और छबड़ा का जब प्लांट लग रहा था, आपने भेल को मिल रहा था भाई प्लांट, भेल की लोएस्ट रेटें थी, आपने उसमें 1.5 साल लगा दिया उसको फाइनल करने में, और उसके बाद आपने निरस्त कर दी उसकी। आखिरकार भेल कंपनी को जो है दोबारा जब पार्टिसिपेशन आना पड़ा तो 15% से 20% जो है अपनी रेटें कम करके लगानी पड़ी उसको। और ये बात कर रहे थे अभी जो है बल्ब की बात कर रहे थे, मेरे ख्याल में आशा साहब भूल गए हैं कि वो टेंडर कब का है। खरीद जो है आपके टाइम से लेकर के लगातार खरीद हो रही थी उसकी, उसको हमने रोका। और जिन कंपनियों के नाम है उन कंपनियों के अंदर किन किन के रिश्तेदार हैं उनके नाम सामने आ रहे हैं। इसलिए इस चीज को कम से कम जो है देश के अंदर देश की जनता ने इस भ्रष्टाचार को देखा है। इस भ्रष्टाचार का जो गठजोड़ था कहीं ना कहीं नेताओं का और ब्यूरोक्रेट को मिलाकर के कॉर्पोरेट सेक्टर को, उसको जो है तिलस्म को तोड़ने की बात जो है भारतीय जनता पार्टी ने की है। और आज जब ये तिलस्म टूट रहा है तो लगातार वो जो लोग जो न्याय के मंदिर के अंदर कहा करते थे, जो कार्यपालक के मंदिर के अंदर कहा करते थे कि जो सीएजी जैसी अथॉरिटीज है इनको कैलकुलेशन नहीं आती है, ये लोग कैलकुलेशन करना नहीं जानते, जीरो लॉस है। आखिरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब इनको अंदर जब जेल में भेजा तब जाकर कैलकुलेशन समझ में आई कि हाँ कैलकुलेशन ऐसी गलत हुई थी हमसे। जी ओम जी, करप्शन में पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स उनका तिलिस्म तोड़ा है बीजेपी ने, यह दावा पंकज जोशी साहब का है। तो एक इससे पहले पंकज जी मैं एक बात आपसे जानना चाहूंगा, लेकिन ऐसे कुछ चीजें उजागर हो रही हैं कि जिसके लिए जो आप दावा कर रहे हैं उस पर ठप्पा लग सके कि हाँ ऐसा हो रहा है? देखिए बिल्कुल हो रहा है, आप खुद देखिए। मैं आपको केंद्र सरकार से कहता हूं कि कोल माइंस के जो वो थे, कोल माइंस के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि जब आपने कहा कि बेसिकली कि सबको जो है जब अलॉटमेंट किए गए, सारे निरस्त करने के बाद सबके ऑक्शन होकर के लगातार जो है लगभग पूरे ऑक्शन हुए। उनके बाद जो लोग उसके अंदर थे उन लोगों की हालत ये थी कि जिनका जो बेसिकली लिंकेज था, कोयले का लिंकेज, आज की डेट में आप देखिए कि पहले यह हालत थी कि जो नजदीक है उसको दूर का लिंकेज दे रहे हैं और दूर वाले को उसको वाले को दूसरे दे रहे हैं। तो आज देखिए आप कोल की जो प्राइसेस, जिनकी ट्रांसपोर्टेशन प्राइसेस 3-3 साढ़े 3 रुपए आ रही थी, आज बेसिकली प्राइसेस जो है 2 रुपए 40 पैसे के आसपास आ गई है। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज कोल की चीजें हैं, कोल की सप्लाईज आज देखिए, आज तक आपको 3-4 साल में लगा कि कहीं किसी आदमी कोल की शॉर्टेज हुई? लगातार पहले आप ये आता था जैसे ही गर्मी पड़ती थी तो लोगों को लगता था कि कोल की शॉर्टेज हो जाएगी साहब, कोल नहीं मिलेगा। आप देखिए इंपोर्टेड कोल लगता था। आज जो है सरकारों ने कहा कि नहीं, कोल में जो चीजें हैं इन चीजों की चीजें होनी चाहिए। दूसरी बात मैं कहता हूं आपको, आज स्पेक्ट्रम बिके, आप देखिए इसमें कोई भी आज तक कोई आरोप लगाए तो बताइए साहब स्पेक्ट्रम में ये है, आप नहीं है तो जांच कराएं साहब। आप किसी से, इन्होंने कहा कि साहब जो है सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई, हमने कहा जी आपके उसमें कमेटी बना देते हैं, आप बताओ। आखिरकार तीनों सेना अध्यक्ष इनके यहां जाकर के बता के आए कि साहब ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, ये क्योंकि देश की सुरक्षा का मुद्दा नहीं है सर्जिकल स्ट्राइक। मुझे लगा सर्जिकल स्ट्राइक ऐसा मुद्दा है कि ना आपको उसे बुलाना चाहिए और ना प्रतिपक्ष। मैं कह रहा हूं लेकिन इन्होंने करना चाहिए। मैं कह रहा हूं इनको सर्जिकल स्ट्राइक के मायने बहुत बदल गए हैं और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में बहुत सारी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, इधर से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी सर्जिकल स्ट्राइक हो रहे हैं। हम इस बात को खारिज नहीं कर सकते हैं, हम सैनिकों को सलाम करते हैं, लेकिन सच्चाई को स्वीकार भी करना चाहिए हमें। हालात जो है सर्जिकल स्ट्राइक पे किसी तरह की बात मुझे लगता है बेनामी साबित होगी हमें करना, क्योंकि वो आर्मी का काम है और आर्मी के बूते पे छोड़ देना चाहिए, उस पे कोई राजनीति होनी नहीं चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूं सर, हमने थोड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पीसी जो की थी बेसिकली, देखिए जो पीसी की थी वो बेसिकली जो है कमांडिंग ऑपरेशन ने की थी। बिल्कुल नहीं, कमांडिंग ऑपरेशन ने की थी। नहीं, वो कभी तक आज तक कभी नहीं हो बिना से उसके। सर कमांडिंग ऑपरेशन देखिए, मैं फिर आपको कह रहा हूं, यदि आप इस चीज को मानेंगे कमांडिंग ऑपरेशन सरकार से पूछ के पीसी करता है ना, तो मेरे ख्याल में कल को डीजीएम आर्मी ऑपरेशन के जो चीफ होते हैं पंकज जोशी साहब, कभी आज तक नहीं किया। ऐसा क्या हो गया? नहीं किया अलग चीजें तो देखिए, सर मैं कह रहा हूं आज तक नहीं, मैं कह रहा हूं सर आज तक तो नहीं किया। मैं कह रहा हूं हम राजस्थान के ऊपर रहना चाहेंगे, वो मुद्दा भी नहीं है क्योंकि मुद्दे इस पर हम डाइवर्ट हो जाएंगे। पंकज जी, आपने देखा अभी पंकज जोशी, ओम जी, पंकज जी कह रहे हैं कि एक तिलिस्म तोड़ा है, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस का जो गठबंधन बन गया था करप्शन को लेकर के, उसे तोड़ने की कोशिश की है। देखिए, कुल मिलाकर के अगर ये सब गड़े मुर्दे उखाड़ने की बात करेंगे तो मैं खट से कहूंगा कि घनश्याम जी तिवारी ने, नरपत सिंह राजवी ने, इन लोगों ने जो सारे तथ्य प्रस्तुत किए थे पिछले सरकार, वर्तमान सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में, और उन्होंने जो कुछ ललित मोदी के साथ में जो सारे संपर्कों का जो इतिहास है, अगर उसको उखाड़ के देखा जाए, एजेंसीज उसमें क्यों नहीं सक्रिय हो रही? एजेंसीज उन बातों का जवाब क्यों नहीं हासिल? कंप्लेंट ना, एक कंप्लेंट खत्म हो गई है सर, पार्टी ने कंप्लेंट क्यों नहीं करते हैं? मैं कह रहा हूं इसमें ऐसी कौन सी है जो नॉन कंप्लेंट हुई है? सर देखिए, मैं कह रहा हूं आपको, फिर मैं कह रहा हूं आपको, एजेंसी बिना कंप्लेंट के कोई काम किया हो तो बताइए भाई। हमने यदि कोई यूनिवर्सिटी में बिना कंप्लेंट काम कर दिया हो कि सीधी सरकार ने कंप्लेंट कराई हो, बताइए आप। जो है मैं कह रहा हूं जेडीए में कंप्लेंट कौन है? जेडीए में हमने कंप्लेंट कराई क्या? भारतीय जनता पार्टी कंप्लेंट कराई क्या? डिफेंड नहीं कर रहा,
मैं आपके आरोप को डिफेंड नहीं कर कंप्लेनर रहा, आपके आरोप अलग हैं, लेकिन आपकी नीयत का जो सिलसिला है, नीयत आपकी वैसी है। कोई कंप्लेनर किया, कंप्लेन नहीं किया, बताइए आपके बारे में जो आपका सिरमौर, आपने शिवमोनो काम करें, सिरमौर नहीं शिवमोनो काम के बारे में आपके लोगों ने आपको आपके लोगों ने जो दस्तावेज जारी किए उनके बारे में जांच करवाई क्या आपने? किसने दस्तावेज जारी किया बताइए आप? घनश्याम तिवारी ने 22,000 करोड़ के जो सारे दस्तावेज आपको बताऊं सर, 20,000 करोड़ के पेड़ लगाए थे सर लोगों ने, जिसमें मैं क्या कह रहा हूं सर, ओम जी 20,000 करोड़ लगाए थे, एक बार लगाए थे और माफी नहीं पता सर मैं कह रहा हूं 5,000 करोड़ का आरोप सर आज हमारे अध्यक्ष बने बैठे हैं। सर माथुर आयोग लगाया उसके बाद उनके बाद माथुर आयोग बैठा था नहीं बैठा था? नहीं, मुझे ये बताइए कि उसके बाद में नहीं सर माथुर आयोग बैठा नहीं बैठा सर, फिर आप बोलो जो आप मैं कह रहा हूं आपको नहीं, आप वहां पे आयोग की बात करते हैं, वहां पे एजेंसी की बात करते हैं, क्या आप मैं बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि नीतिगत बात कर रहा हूं मैं कि आयोग की गड़बड़, आयोग के गठन में गड़बड़ होने की वजह से, जिसकी वजह से आयोग काम नहीं कर सका। हकीकत तो ये दस्तावेज तो बरकरार है ना। अगर इतनी ईमानदारी का सिलसिला हो रहा है तो इस सरकार को स्वयं आयोग 2 साल पहले 1.5 साल पहले भंग हो गया ना। देखिए छोड़िए, दोबारा कर सकते थे ना, दोबारा कर सकते थे ना, नहीं जांच छोड़ दीजिए। नहीं मैं कह रहा हूं सर, इसका मतलब कोई साठगांठ है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में कि उसके बाद में आयोग नहीं गठित होगा? सरकार ने भी नहीं, मतलब प्रतिपक्ष ने भी इस पे कोई आवाज नहीं उठाई। सर जब जांच एजेंसी को आपने कहा, आपने कह रहा हूं आप फिर कह दीजिए, आप फिर कह दीजिए सर, आप बता दीजिए सर कि किसी पब्लिक रिलेशन से इसकी जांच कराया, बताइए। तो ये मैं कह रहा हूं आपको कि जो लोग माना भी झूठे और तथ्यहीन आधार के ऊपर आप जो बात करें उन चीजों पे कैसे करते हैं आप? लोकसभा में चर्चा, अभी हम कह रहे हैं, अब अभी हम कह रहे हैं, अरे सर अब अभी हम कह रहे हैं सर, जांच हम थोड़ी कर रहे हैं, जहां तो वही इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी कर रही है और वही न्यायालय कर रही है, नैतिकता की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं राजेंद्र सोलंकी जी की, अरे सर मैं ये तो कह रहा हूं, राजेंद्र सोलंकी जी की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की या भारतीय जनता पार्टी की खारिज करी? कांग्रेस को डिफेंड नहीं कर रहा, भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय खारिज करते बता दें। मैं तो आपके दावे पे कह रहा हूं कि आपके दावे उतने झूठे हैं जितने झूठे इनके हो सकते हैं, क्योंकि तथ्य बरकरार है, उनकी जांच नहीं हुई, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो आज भी वैसे के वैसे हैं। और ऐसे में सिर्फ ये खारिज हमने करे, खारिज हमने करे सर वो नहीं, मैं कह रहा हूं कि किसी सर जो देश का, मैं कह रहा हूं सर, मैं कह रहा हूं दस्तावेज तो जितने भी लिटिगेशन लगे हुए हैं उनके जो है 1997 के दस्तावेज कोर्ट में किसमें खराब है सर? अब जजमेंट का आने के बाद भी आपको लगता है जजमेंट ठीक नहीं है तो आप मुझे बताएं तो जजमेंट को बताइए कौन करेगा सर? जजमेंट के जजमेंट को जजमेंट तो न्यायालय ने कर दिया, लेकिन मोरल जो है खुद आदमी डिसाइड करे। नहीं ये बता दें आप तो साहब कि चौधरी साहब आप कुछ कह रहे थे बीच में। योगेंद्र जी, निश्चित रूप से जैसे भारतीय जनता पार्टी की जब भी वक्ता के ऊपर जब यह भारतीय जनता पार्टी में प्रहार होता है तो भारतीय जनता पार्टी की जो वक्ता है बहुत उद्दलित हो जाते हैं। पता नहीं क्यों लगता है, क्यों ऐसा लगता है, क्यों ये अपने पे जब आरोप लगता है तो अगर उसकी जवाबदेही लें और उसका जवाब दें तो ज्यादा बेहतर होता है, लेकिन किसी को बोलने का मौका देने की बजाय उस बात को बीच में घसीट फसीट के उस मुद्दे को शांत करने का जो भारतीय जनता पार्टी का कुसंगत प्रयास है वो शायद नहीं करना चाहिए। बीजेपी के जो वक्ता है, बीजेपी के वक्ता ने इन्होंने कहा, बीजेपी के वक्ता ने कहा कि राजस्थान यूनिवर्सिटीज के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट को लेकर एक बयान दे दें कि वो ईसा मसीह का वो बयान कि जिसने कभी कोई गुनाह न किया हो वो इस अपराधी पर पत्थर मारे, तब तो बात समझ में आती है। मैं ऐसा कह रहा हूं कि जिस तरह के दोनों दृश्य बने हुए हैं, ऐसी स्थिति में पत्थर मारने से पहले सोचिए। मैं कानून की बात नहीं कर रहा, मैं नैतिकता की बात कर रहा हूं। पॉलिटिकल देखिए मैं कह रहा हूं, देखिए मैं कह रहा हूं, देखिए मैं हमारे लिए दोनों शासन देखिए मैं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि ये जो बेसिकली जांचें हैं, ये जो बेसिकली हैं क्या भारतीय जनता पार्टी ने कराई है? देखिए नहीं, शिकायतें भारतीय जनता पार्टी की हैं। नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो एजेंसी की बात कर रहा था। एजेंसी गलत कर रही है। एजेंसियां जिस तरीके से प्रभावित होती हैं वो अच्छा नहीं है, और ये सरकार भी प्रभावित करती है और पिछली सरकार पे आप आरोप लगा सकते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि सरकारें निश्चित रूप से इन एजेंसियों को, अपने दिल्ली में हम लोग देख रहे हैं, आपको जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है हम बिल्कुल ठीक से देख रहे हैं। उनके आरोप भी यही हैं। जिन लोगों को पीपुल ने एजेंसीज नहीं मतलब एजेंसीज में अब पहले जब कहा तब तो सीबीआई को जो है उन्होंने कहा कि तोता है। अभी जब ये कह रही हैं, अभी कोई आपने सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा क्या कि एजेंसी ने, मैं कह रहा हूं या तो सुप्रीम कोर्ट भी ठीक है कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट भी मिल गया हो केंद्र सरकार से, पिंजरे से बाहर आ गए मतलब। नहीं अभी कोई कहा क्या आपने किसी एजेंसी में दांत लगाया गया? मुझे बता दीजिए कि हाँ इन्होंने गलत जांच कर दी इन्होंने उठा करके। अजी आप दिल्ली के अंदर देख लीजिए ना, जयपुर में क्या कोई सारे केस गए सर सुप्रीम कोर्ट में, सारे केस गए सुप्रीम कोर्ट में। यहां तक कि देखिए, यहां तक कि अरुण जेटली साहब का जो है वो मिल गया, दोषी माना गया।
बड़ा पवित्र और बड़ा ठीक से काम हो रहा है, प्रशासन बहुत सही से काम कर रही है सरकार। बहुत देखिए, जब तक न्यायपालिका और ये प्रश्न नहीं उठ रहे हैं, देखिए जब तक न्यायपालिका 28 करोड़ के नहीं जनता कह रही है कि जनता 400-200 सीटें में से यदि 300 सीट दे रही है तो जनता मान रही है कि हाँ सुशासन है। जनता और यदि ये कहेगी कि नहीं 3 आदमी मना कर दिए तो नहीं है। देखिए जनता का सुशासन इस बात का है कि जनता वोट देकर के आपको सरकार बना रही है। हमसे उस तिलिस्म को अगर आप जांचना चाहें तो हम कह देंगे कि आज की तारीख में जिन जातियों से हम बच रहे थे वो जातियां पैदा हो गई, जिन संप्रदायों से हम बच रहे थे वो संप्रदाय पैदा हो गए। कौन सी संप्रदाय? कौन से बताइए ना, बताइए ना, स्पष्ट रूप से बहुसंख्यक अल्पसंख्यक के साथ साथ में जो जातियों में जाटा और ये जो जातियों के जो समीकरण और जिस रणनीति को लेकर के हम बड़ी तारीफ करते हैं। आज तक नहीं हुआ हमने विकास पे वोट मांगा, हमने कौन सी जाति में वोट मांगा? विकास के वहां मुस्लिम वोट पहली बार मिला भारतीय जनता पार्टी को, जिसको आप लगातार जब कहते रहते थे 3 तलाक के बारे में आप बार बात करते थे, लोगों ने कहा कि इनके साथ ऐसा भेदभाव क्यों? चलिए एक बार के लिए लोगों ने कहा इनके भेदभाव क्यों? उनकी औसत जारी को बताइए। चौधरी साहब, आपकी बात मैंने बीच में बहुत उद्वेलित होते हैं बीजेपी के लोग, क्यों होते हैं ऐसा, क्यों लग रहा है आपको? ये तो कभी भी जब ये जो एक लिमिटेड टाइम पीरियड है, 7 बजे ये एपिसोड खत्म हो जाएगा, बोलने का आप सबको एक सीमित मौका देते हैं और उस मौके में कोई अल्फाज ऐसे ना निकले जिससे उनके दामन पे कीचड़ के छांटे लगे, तो उससे बचने के लिए शायद बेहतर होता है कि ऑडियंस तक वो बात ही ना पहुंचे और उसको बीच के अंदर उसको डिस्टर्ब कर दिया जाए। हमने जैसे मैं तो ये कह रहा हूं, इन्होंने जो राइज किया, उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटीज के अंदर जिस प्रकार एम्प्लॉयमेंट्स को लेकर जो बात हुई और बात होने के बाद में जिस तरीके से जो हादसे हुआ, मैं तो गुजारिश करना चाहता हूं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी का एक जो वाइस चांसलर जो एक प्रोफेसर बनने की कैपेसिटी नहीं रखता, जो लेक्चर बनने की कैपेसिटी नहीं रखता, वो राज्य की सरकार है उसे वाइस चांसलर मनोनीत करती है और जब उनसे शिकायत करती है, सिंडिकेट शिकायत करती है, जब वहां की पब्लिक शिकायत करती है तो सरकार उस बात को नहीं मानती है। कब मानती है? जब इस प्रदेश का उच्च न्यायालय है वो जब आदेश करता है इसको प्रभाव तात्कालिक रूप से हटा दिया जाए, तब क्या पंकज जी को ये बात याद नहीं आती है? तब पंकज जी को क्यों नहीं लगता कि एक लेक्चरर बड़ा होता है या वाइस चांसलर बड़ा होता है जो पूरी यूनिवर्सिटी को गवर्न करता है? आप एक छोटे चोर की बात करते हो और बड़े मगरमच्छ का पैदा करने की आप बात करते हो, इसको समझना चाहिए कि आखिर क्यों जो चीजें हैं, ये जो बात ये क्यों हुई? नहीं, जिस प्रकार से ये कहने की बात कर रहे हैं कि वहां पे ये चीज तो होनी चाहिए, वो तो एजेंसी करेगी, और यहां पे हाईकोर्ट ने तय कर दिया वो तो एजेंसी करेगी, हुआ नहीं है, और यहां पे हाईकोर्ट ने तय कर दिया और उसको हटना पड़ा, तो इसलिए कौन सा चोर है? हाईकोर्ट ने तय कर दिया और हटाना पड़ा, क्यों नहीं हटाया आपने? हाईकोर्ट ने उसको अटेस्टेड किया। जब कोई भी प्रक्रिया न्यायालय के अंदर विचाराधीन होती है तब तक हम उस पर कहीं आक्षेप नहीं ले सकते, बोल नहीं सकते कि वो है, वो कल्पित है। ये यहां पे ऐसी बात रही। दूसरी इन्होंने बात की ये बल्ब की बात की कि इनके राज में टेंडर हुए, 3.5 साल के समय हुआ कि इनके राज में टेंडर हुए, आपने उसको गवर्न किया और उसी पीएचडी के महकमे पे जहां पे आपने लाइन नहीं बिछाई, जहां पे आपने टंकी नहीं बिछाई, जहां पे आपको उन्होंने इसलिए हटाया कि वहां पे उन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उसके बाद में आप उन्हीं अधिकारियों को उनसे बेहतरीन पोस्टिंग देते हैं या फिर उसी स्थान पे वापस आप पद स्थापित करना चाहते हैं? चलिए सवाल क्या कहीं भ्रष्टाचार को लेकर एजेंसी की बात नहीं, तो एजेंसी से क्या हुआ? एजेंसी से अगर एजेंसी से हम दोषी होते तो हमारे जो आदमी सोलंकी वो जहां पे वहां पे जाके बैठे थे, डिसीजन आने से पहले बैठे थे और उन्होंने जगह इसलिए नहीं छोड़ी कि अगर डिसीजन मेरे अनफेवर में आता है तो मुझे गिरफ्तार कीजिए। ये एक राजनीतिक सूचिता होती है, भागने के नहीं, नतीजे की निर्णय की